बोलावंसं वाटतंय ते असं आहे, माहिती आहे तुम्हाला, माझ्या आधी जितक्या जेवढे पण कोणी वक्ते आले त्या वक्त्यांनी तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीनं बाबूराव शेळमाके आणि बाबूराव शेळमाकेंच्या जीवनपटावर त्यांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी बाबूराव शेळमाके यांच्या संबंधित पुष्कळ साऱ्या गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या असतील. काही लोक इथं उपस्थित होते ज्यांनी ऐकलं, आणि बरेच लोक इथं उपस्थित नव्हते, ते सगळे घरून ऐकत होते असं मी समजतो. घरून ऐकत होते का? होते का? घरून ऐकत होते का? नाही ऐकत होते ना? हा, मी भाषण देत नाही, हा मी बोलतो, माझी सवय आहे, मी बोलतो, मी भाषण देत नाही. आणि म्हणून माझ्या प्रश्नांचे उत्तर तुमच्याकडून आले म्हणजे मी समजेल की तुम्ही ऐकत आहे. नाही तर मी एवढ्या लांबून आलो, जवळजवळ 100 किलोमीटर दुरून आलो, तर माझा वेस्टेज नाही झाला पाहिजे ना येणं जाणं, बरोबर आहे ना? हा, तर बाबूराव शेळमाके, वीर बाबूराव शेळमाके, पुल्लेसूर बाबूराव शेळमाके, क्रांतीवीर बाबूराव शेळमाके, अशा विविध नावांनी आपण बाबूराव शेळमाकेंना संबोधित केलं. आणि तुम्ही ऐकलंय 1833 मध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. 1833 नंतर 1857 मध्ये त्यांनी उठाव केला आपल्या देशासाठी, इंग्रजांच्या विरोधात लढा उभारला, आणि कोणतरी एक फितूर झाला, त्या फितुरीमुळे ते पकडले गेले. त्यांना 1858 मध्ये फासावर लटकवण्यात आलं. मित्रांनो, एक गोष्ट मला याच्यामध्ये अधोरेखित करावीशी वाटते, अंडरलाईन करावीशी वाटते, ती ही की 1833 मध्ये ज्याचा जन्म होतो आणि 1858 मध्ये त्याला फासावर लटकवलं जाते, ज्याच्या ओठावर बरोबर मिशी सुद्धा फुटली नसेल, ज्याच्या ओठावर बरोबर मिशी सुद्धा फुटली नसेल, असा युवक या देशासाठी, या गोंडवानासाठी, या गोंडवानाच्या लोकांसाठी आणि या सर्व समाजासाठी हसत हसत फाशीवर लटकतो, ज्याची आज आपण जयंती साजरी करत आहोत. पण फासावर लटकत असताना तो वीर, तो क्रांतीवीर, तो या गोंडवानाचा वाघ, या गोंडवानाचा ठाणा वाघ जेव्हा फासावर लटकत असेल तर त्याच्या चेहऱ्यावर काय भाव असतील विचार करा. आपण एखाद्या व्यक्तीला फाशी देणार आहोत, त्याला माहिती आहे कि भाई तुझे कल फांसी होगी, ये बता दिया उसको कि भाई तुझे कल फांसी होगी. अब वो व्यक्ति जिसको कल फांसी होने वाली है, उसके चेहरे पे किस तरीके के भाव होंगे, किस तरीके की भावनाएं होंगी? क्या उसको अपने परिवार और बाकी जो इष्ट मित्र होंगे उन सबके बारे में कोई चिंता नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी, चिंता होगी. पर वो चिंता दूर होकर क्या फांसी पर लटका होगा? क्या वो चिंता लेकर फांसी पर लटका होगा? तो नहीं, चिंता लेकर फांसी पर नहीं लटका, वो समाधान चेहरे पर लेकर लटका. किस बात का समाधान? कोणत्या गोष्टीचं समाधान असेल की तो व्यक्ती जेव्हा फासावर चढत आहे, फासावर त्याला लटकवलं जात आहे, त्यावेळेस त्याच्या चेहऱ्यावर समाधान आहे. कोणत्या गोष्टीचं समाधान असेल? त्याच्या चेहऱ्यावर एक थेंब, 1% भीतीचं, भाई बाद में कर लेना ये सब, बाद में कर लेना प्लीज, साइड में कर दो अभी, थोड़ा देर में कर लेना, ठीक है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए आपको रोक रहा हूं, सॉरी. हाँ, तो एक थेंब, 1% ज्याच्या चेहऱ्यावर भीती नसेल, मला सांगा मृत्यूची भीती कोणाला राहत नाही हो? राहते ना? आप मरने वाले हो, आपको अगर बता दिया गया कि आप मरने वाले हो, आपको डर नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, सवाल ही नहीं उठता. हर किसी को जीना है, तो क्या बाबूराव शेळमाके को जीना नहीं होगा? बाबूराव शेळमाके नहीं चाहते होंगे कि मैं जीऊं? जो जमींदार का बेटा था, जिसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, वो व्यक्ति क्या जिंदा नहीं रहना चाहता था? ऐशो आराम की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था अगर वो अंग्रेजों के साथ मिल जाता तो, बराबर. लेकिन
ऐसा नहीं हुआ। उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना जारी रखा और तब तक जारी रखा जब तक उनकी आखरी सांस थी। आणि मी तुम्हाला एक गोष्ट बोललो, समाधान. कोणत्या गोष्टीचं समाधान होतं? तर समाधान या गोष्टीचं होतं की मी जरी गेलो या गोंडवानासाठी लढता लढता, या देशासाठी लढता लढता जर मी या मातृभूमीवर शहीद जरी झालो, या मातृभूमीसाठी शहीद जरी झालो, तरी पण माझ्या गेल्यानंतर असे असंख्य बाबूराव शेळमाके जन्म घेतील आणि या गोंडवाना भूमीचा कर्ज फेडतील. या गोष्टीचं समाधान त्या बाबूराव शेळमाकेच्या चेहऱ्यावर होतं. पण खेद है एक बात का, किस बात का खेद है, किस बात के लिए खेद है? म्हणजे शोकांतिका वाटते मला, या गोष्टीचं वाईट वाटते मला की त्या बाबूराव शेळमाकेंनी जेव्हा 1858 मध्ये आपला जीव या गोंडवानासाठी, या गोंडवानातील समाजासाठी गमावला होता, तो गोंडवानाचा समाज आज आपल्या अधिकारांसाठी कुठेतरी भांडत आहे. जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी बोलते हैं हम लोग, ठीक है. जल जंगल जमीन की लड़ाई किसने किसने लड़ी? सिंधु सन्याल, कान्हू सन्याल ने लड़ी. फिर हमने देखा बाबूराव शेळमाके ने लड़ी. फिर हमने देखा शंकरशाह रघुनाथशाह मळावी ने लड़ी. हमने उससे पहले देखा था रानी दुर्गावती ने लड़ी. हमने उससे पहले देखा था संग्रामशाह मळावी ने लड़ी. हमने देखा उसके पहले कई सारे गोंडवाना के राजाओं ने लड़ाई लड़ी. और वो लड़ाई क्या खत्म हो गई? मैं आज भी देखता हूं उस लड़ाई के बारे में. जब मैं सोचता हूं, मैं पढ़ता हूं और जब मैं बताता हूं, मेरे लोगों को जब बताता हूं, तब बार बार मेरे दिमाग में एक बात आती है कि भाई जिस जल जंगल जमीन की लड़ाई का इतिहास तू लोगों को बता रहा है, क्या वो जल जंगल जमीन की लड़ाई खत्म हो गई? हो गई खत्म? नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? आज भी वो लड़ाई जारी है. क्यों? क्योंकि हम अभी भी हमारे अधिकारों के लिए सजग नहीं है, सचेत नहीं है. हमको नहीं पता है हमारे अधिकार क्या है. क्योंकि हमारे जैसे लोग जब आप लोगों के सामने बात करने के लिए आते तब हम लोग घर के अंदर रहते. माफ करना ये बात बोल रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है, ये सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूं. आप सुनेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है संविधान की कलम 342 आपको जो अधिकार दे रही है वो क्या है. क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकार? क्या है एट्रोसिटी एक्ट, जिसके अंतर्गत अगर किसी ट्राइबल व्यक्ति पर किसी ने किसी भी प्रकार से अन्याय अत्याचार किया तो हम उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, उसको अंदर डाल सकते हैं और अच्छी खासी सजा दिला सकते हैं. पर क्या होता है? कुछ नहीं. आज भी मेरे समाज का व्यक्ति छोड़ो, बच्चा कुपोषण से मर रहा है. कौन से बच्चे कुपोषण से मर रहे बताओ मुझको? कौन से बच्चे? भाई खाना नहीं मिल रहा है करके अगर कोई बच्चा मर रहा होगा तो इससे बड़ी शोकांतिका क्या हो सकती है? इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? सोचो, आप लोग सोचो. और अगर इससे बचना है, इससे लड़ना है, तो इससे लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको अपने हक और अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी. कोई मुकेश पेन्नाम नहीं आएगा यहाँ लड़ने के लिए, या कोई और व्यक्ति नहीं आएगा यहाँ लड़ने के लिए. आपकी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा. हाँ, हम हैं, साथ में है, बिल्कुल है. कभी भी आवाज तो आएंगे, पक्का आएंगे. और ये हवा में बातें नहीं है. लोगों को पता है कि मुकेश पेन्नाम को जहां आवाज दी जाती है मुकेश पेन्नाम वहां पहुंच जाता है. बट एक बात है, कभी तो होगा ऐसा कि मुकेश पेन्नाम इस दुनिया में ना रहे. कभी तो होगा ऐसा, क्योंकि हम यहाँ परमानेंट आए क्या? परमानेंट? आप लोग आए हो परमानेंट? अमृत का प्याला पीकर आए हो? कोई बोल सकता है कि मैं 100 साल जीऊंगा? बोल सकता है? नहीं. तो फिर ये आदमी भले ही मर जाए, याद रखना, आदमी भले ही मर जाए पर उसके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं. बाबा साहब आज जीवित नहीं है, उनके विचार जीवित है. बाबूराव शेळमाके आज जीवित नहीं है, उनके विचार जीवित है. वीर
बिरसा मुंडा आज जीवित नहीं है, उनके विचार आज जीवित है। गोंडवाना का हर एक युवा, गोंडवाना का हर एक क्रांतिकारी, गोंडवाना का हर एक राजा, गोंडवाना का हर एक सम्राट, गोंडवाना का हर वो व्यक्ति जो गोंडवाना के लिए लड़ना चाहता था, हर वो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं होगा, पर उसके विचार आज हमारे खून में दौड़ रहे हैं, हमारे रगों में दौड़ रहे हैं, और वो विचार यहां पे क्रांति ला सकते हैं। पर क्रांति लाने के लिए बंदूक पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्रांति लाने के लिए तलवार पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्रांति लाने के लिए जरूरत है किताब पकड़ने की। और वो किताब जो है, वो किताब का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। कब पढ़ पाओगे? जब तुम खुद उस लायक बन जाओगे कि उसमें जो लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या होता है। क्या होता है 5वीं अनुसूची में, क्या होता है 6वीं अनुसूची में दिए गए अधिकारों से, क्या होता है अगर ये यहां पे लागू हो जाए, क्या होगा अगर पैसा कानून यहां पर लागू हो जाए। मैंने सुना है, मैं पहली बार आया हूं आपके गांव में, और पहली बार जब आया तो मैंने पहली बार में एक बात सुना, और वो ये था कि आपका ये जो गांव है वो डैम में गया है, बराबर, और ये जो टेकड़ी है, ये टेकड़ी पे आप लोग बसने वाले हो। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम ऐसा मैंने सुना है, ये जगह पे, इस जगह पे आखिरी कार्यक्रम है ये, इसके बाद में किसी और जगह पे होगा, ऐसा कुछ सुना है। सही है क्या? हाँ, आप लोग बताइए, सही है क्या? हाँ, ठीक है। लेकिन इस डैम के वजह से जो फायदा होने वाला है गवर्नमेंट को, देखो कितने पते की बात बता रहा हूं, आप लोग करोड़पति बन सकते थे, आप लोग करोड़पति बन सकते थे। कैसे बोलो, कैसे बन सकते थे? आपको पैसा मिला, बिल्कुल मानता हूं, मिला ना, खेती का पैसा मिला होगा, है ना, जो भी होगा, जो गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से मिला होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग करोड़पति कैसे बन सकते थे? करोड़पति ऐसे बन सकते थे, यहां पे पैसा कानून लागू होता तो सारे अधिकार आप लोगों को होते। ये जमीन बेचनी है, किसको बेचनी है, कितने में बेचनी है, ये अधिकार आपको होता। ये जमीन बिकने के बाद या इस जमीन पे डैम बनने के बाद जो प्रॉफिट गवर्नमेंट को होगा, उस प्रॉफिट में आप हिस्सेदार होते। पता है आपको, आप हिस्सेदार होते। सोचो, अगर गवर्नमेंट 1000 करोड़ कमा रही होगी, कितना बोल रहा हूं, तो 10% पकड़ लो, 100 करोड़ आप लोग कमाते। अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ कमाती तो 10% पकड़ लो, आप 10 करोड़ कमाते। आपने ये मौका गवा दिया, पता है? और किस वजह से? हमको हमारे अधिकार नहीं पता होने की वजह से, बराबर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एडवोकेट हूं, ठीक है? जो बोल रहा हूं वो फेक नहीं रहा हूं, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं, आप लोगों के सामने सच्चाई रख रहा हूं। पर अभी कुछ नहीं हो सकता, जो हो सकता था वो नहीं हुआ। पर याद रखो, आपको जो पैसा मिला हुआ है उस पैसे का कहीं ना कहीं अच्छा उपयोग होना चाहिए, आपके आने वाली पीढ़ी को उसका उपयोग होना चाहिए। क्योंकि जमीन हम लोगों को तब तक देती है जब तक वो उपजाऊ है। फिर वो ये नहीं देखती कि जमीन मुकेश पेन्नाम की है, मुकेश पेन्नाम ने खरीदा था, जब तक मुकेश पेन्नाम है तब तक के रहेगी, और उसके बाद में फसल देना बंद कर देगी। ऐसा होगा क्या? नहीं। जमीन मुकेश पेन्नाम ने खरीदा होगा तो मुकेश पेन्नाम का बेटा भी उसमें उगाएगा, उसका नाती भी उगाएगा, उसका परनाती भी उगाएगा, पर नाती भी उगाएगा, पर नाती भी उगाएगा, बराबर। तो जमीन खानदान की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। जमीन खानदान की होती है, लेकिन पैसा एक व्यक्ति का होता है। ये इसलिए मैंने बोला, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई खत्म नहीं हुई, आज भी जारी है। आज भी आप यहां पर जमीन दे चुके, और भी कई जगहों पे जमीन जा रही है, कहीं पे जबरदस्ती से, कहीं पे लालच से, कहीं पे और किसी कारण से। हमारे लोगों को कई बार समझ में नहीं आ रहा है, काका जी लीज पे जमीन दे रहे हैं, 99 साल के लीज पे,
किसको दे रहे हैं? अपने व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, किसी सेठ को दे रहे हैं जिसका पेट बड़ा है। और वो सेठ क्या कर रहा है? उस जमीन पे जो कुछ भी करना है वो करता है, और 99 साल के बाद में आपका अधिकार आप मांगने के लिए तैयार नहीं रहोगे। रहोगे क्या 99 साल के बाद? रहोगे? अगर मुझे बताओ 30 साल के आदमी ने 99 साल की लीज पर कोई जमीन लिख कर दे दी, तो 129 साल के बाद वो जिंदा रहेगा क्या जमीन मांगने के लिए? रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। और इसी प्रकार हमारी जमीन है, इस प्रकार से भी जा रही है, किसी और एंगल भी जा रही है। इसलिए दोस्तों ये याद रखो कि हम बिरसा मुंडा की बात करेंगे, हम बाबूराव शर्मा की बात करेंगे, जरूर करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे, पर इतिहास याद रखना। इतिहास जो है ना वो इसलिए रहता है ताकि हमारे पुरखों ने अगर कोई गलती की होगी तो उस गलती से हम सीख ले सके। इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं रहता कि हाँ हमारा गोंडवाना का साम्राज्य ऐसा था, गोंडवाना का साम्राज्य वैसा था। कहाँ है अभी? है क्या? नहीं है। जो बीत गया वो कल था, जो आने वाला है वो कल हमारा है। हमारा कैसे होगा इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, इसके लिए ताकत लगानी पड़ेगी, इसके लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और वो तैयारी कैसे होगी? तो वो तैयारी ऐसे होगी जब आप शिक्षा और अपने संवैधानिक अधिकार ये दोनों को अपने अंदर आत्मसात करोगे, तब ये होगा। क्योंकि हमारी लड़ाई हम लोग जब देखते थे कि हमारे जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, है ना? हम लोग आज भी लड़ रहे हैं गोरे अंग्रेजों के खिलाफ, सॉरी काले अंग्रेजों के खिलाफ। वो लोग लड़ रहे थे गोरे अंग्रेजों के साथ, है ना? आज हम लोग लड़ रहे हैं काले अंग्रेजों के साथ। कौन है काले अंग्रेज? वो समझ लो आप लोग। कौन है वो काला अंग्रेज? समझ लो आप लोग। और वो काले अंग्रेज क्या कर रहे हैं? वो आपके इतिहास के साथ, वो आपके संस्कृति के साथ, वो आपके अधिकारों के साथ, वो तीनों के साथ हमारे तीनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इतिहास के भी साथ, हमारे संस्कृति के भी साथ और हमारे अधिकारों के भी साथ। इन तीनों के साथ में वो छेड़छाड़ कर रहा है, उसको दूषित कर रहा है, और हम उसको दूषित होने दे रहे हैं। और उसका एक और कारण है, कौन बताइए? जब भी हम लोग चर्चा कर रहे थे इसलिए ये बात बोल रहा हूं। क्या हमारी आज भी वो आदत नहीं गई? हमारी आज भी वो आदत नहीं गई जिसको बोलते हैं खेकड़ा प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? खेकड़ा प्रवृत्ति। क्या है खेकड़ा प्रवृत्ति? देखा है खेकड़े को? 2-3 खेकड़े को तुम लोग एक बॉटल के अंदर डाल दो और एक खेकड़ा ऊपर चढ़ रहा होगा तो क्या होता है? क्या होता है काका? दूसरा खेकड़ा उसको खींचता है ना? पहला खेकड़ा ऊपर चढ़ रहा होगा तो दूसरा खेकड़ा उसको खींचता है ना? यही हमारी खेकड़ा प्रवृत्ति है। और इसमें दूसरी चीज है कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं अभी भी। किसी को लगता है मैं ज्ञानी हूं, किसी को लगता है वो ज्ञानी है, किसी ने बोला किताब में जो लिखा हुआ है वही सही है और उसके बाहर जो है वो सारा गलत। किसी को लगता है कि नहीं उसने लिखा है क्या, नहीं गलत है। तो ये सब मत करो। आपको अगर मैं ये स्टेज के माध्यम से, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं और ये वीडियो मैं शेयर करने वाला हूं, तो जितने लोग मेरे वीडियो को भी देखेंगे उन सब लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये बता रहा हूं कि भाइयों, किसी किताब, किसी व्यक्ति या किसी धारणा के तहत अपने आप को विवश मत करना। आपको लगता है सवाल है, किताब पर सवाल है, आपको लगता है किसी व्यक्ति पर सवाल है, आपको लगता है किसी धारणा पे सवाल है, आपको लगता है किसी विचार प्रणाली पे सवाल है, तो जाओ और रिसर्च करो, खोजो, और जो असल में मिलेगा, जो सोना मिलेगा, जो हीरा मिलेगा, वो लोगों के सामने रखो, वो हमारे सामने रखो, ताकि हम भी वो लोगों के साथ साझा कर सके, हम लोगों के साथ शेयर कर सके। और जो सच्चाई है, जो सही है, जो
सुनेम का मर्म है वो लोगों तक पहुंचेगा। बस ज्यादा नहीं बोलता, आप लोगों को खाना भी खाना है ना, है ना? भूक लागली ना सगळ्यांना? नाही लागली? पक्का? मी आणखी 1 तास बोलीन मग. सांगा भूक लागली का? ओके ओके ठीक आहे. जेवढं बोललो तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीनं ऐकलं आणि या इथे उपस्थित असलेल्या सगळ्या लोकांनी चांगल्याने ऐकलं असं मी गृहीत धरतो. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जाता जाता फक्त एकच गोष्ट बोलतो की मी जे काही बोललो याच्यातलं तुम्हाला जितकं मला नाही वाटत की सगळ्याचं सगळं तुमच्या डोक्यात गेलं असेल, पण जे काही गेलं असेल ना मित्रांनो, जे काही गेलं असेल इतकंही गेलं असेल. मी इतकं बोललो बरोबर ना, मी इतकं बोललो, पण या इतकापैकी तुमच्या डोक्यात जर इतकंही गेलं असेल ना तर माझं देवलापारवरून इथं येणं जे आहे ते सफल झालं असं मी समजेन. तर शेवटी मी एक कविता लिहिलेली आहे, ती कविता बोलतो आणि माझं जे बोलणं आहे ते संपवतो. 2 कविता आहे, एक कविता मराठीची आहे, एक कविता हिंदीची आहे. मराठीची कविता पहिले बोलतो. तर कविता अशी आहे, अजूनही धार बोथट झाली नाही वीर बाबूराव शेळमाके यांच्या तलवारीच्या पातीची. अजूनही धार बोथट झाली नाही वीर बाबूराव शेळमाके यांच्या तलवारीच्या पातीची आणि गोडवानाच गरज आहे या देशाच्या मातीची. घासल्याशिवाय धार नाही तलवारीच्या पातीला, घासल्याशिवाय धार नाही तलवारीच्या पातीला आणि गोंडवानाशिवाय पर्याय नाही या देशाच्या मातीला, या देशाच्या मातीला. आणि दुसरी कविता जी मी प्रत्येक ठिकाणी बोलतो ती बोलतो आणि माझं बोलणं संपवतो. कविता अशी आहे, आज आपण या ठिकाणी ज्या म्हणजे या कार्यक्रमाचा जे विषय आहे तो वेगवेगळ्या आदिवासी वीर आणि वीरांगणा यांना समर्पित असलेला हा कार्यक्रम. आणि बिलकुल आज 12 मार्च आहे, बाबूरावजी शेळमाके यांची जयंती आहे, पण बाबूराव शेळमाकेंना मी इथे आदरांजली दिलेली आहे. आणि इतर सगळे जेवढे पण शहीद आहेत, क्रांतिकारी आहेत, राजा आहेत, महाराजा आहेत, राणी आहेत, या सर्वांना समर्पित माझी ही कविता आहे. तर कविता अशी आहे, उस दिन जो किया था तुमने दोहरा न पाया आज तक कोई. उस दिन जो किया था तुमने दोहरा न पाया आज तक कोई. तेरी वीर गति को सुनकर, तेरी वीर गति को सुनकर गोंडवाना की जनता रोई. तेरी वीर गति को सुनकर गोंडवाना की जनता रोई. तेरी वीरता का बखान पल पल ये इतिहास करेगा. तेरी वीरता का बखान पल पल ये इतिहास करेगा. जब जब होगा वीरों का स्मरण, जब जब होगा वीरों का स्मरण तुमको भी वो याद करेगा. जब जब होगा वीरों का स्मरण तुमको भी वो याद करेगा. शब्दों में भी न वर्णित हो, शब्दों में भी न वर्णित हो ऐसी तेरी वीर गाथा है. शब्दों में भी न वर्णित हो ऐसी तेरी वीर गाथा है.